बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो, मैं खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं। बेली राजपूता की मलिका किस्त नंबर 36 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। वो बालकनी में मंडेर पर हाथ रखे झुका खड़ा नीचे हवेली के दालान को देख रहा था। हवेली की दीवार, मुंडेरे, छत और नीचे दरख्त रोशनी कमकमों, पत्तियों और दियों से सजाए गए थे। अंधेरी रात में रोशनी आसमान पर बिखरे तारों की मानिंद लग रही थी। इसने एक लम्हे को अपने कमरे में उजला रस्सी में बैठी जोहरा के बारे में सोचा, जो जाने कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। फिर इसी तरह नीचे मेहमानों की चहल पहल को देखने लगा। कुछ लोग अंदर जा और आ रहे थे, कुछ रिश्तेदार बच्चे भागते फिर रहे थे। ऐसे ही इसके जहन में यादें भागती फिर रही थी। डलहौजी की एक डूबती शाम, जब दरख्तों के बीच शाखें इधर उधर हटाती, पत्तों पे पाँव रखती, वो सुनहरी बालों वाली लड़की इसकी तरफ चली आ रही थी। ये शाही ख़ानदानों का दस्तूर होता है कि जिसने जिस पे हाथ रखा वो इसे दे दिया जाता है। ये लड़ी मेरी 13वीं सालगिरह पर मुझे क्वीन मदर ने दी थी। तुम एक शहजादी को एक नौआबादी के इस बाग की कीमत गिनवा रहे हो। झूठ। इसने दुख से सर झटका। सब झूठ, सब अदाकारी थी। वो हर पल हर वक्त अदाकारी करती रही और मैं इसके थिएटर का तमाशाई बनकर इसे सराहता रहा। वो तो अव्वल रोज़ से ही अदाकारा थी। मैं क्यों बेवकूफ़ बनता रहा। इसे इससे नफ़रत नहीं होती थी, इसे इस पे गुस्सा आता था, या शायद ज़्यादा गुस्सा इसे अपनी बेवकूफ़ बनने पर आता था, या शायद अपने इतने लाइलन रहने पे। चोट इसकी अना पर पड़ी थी। जाने माया कितनी कसूरवार थी। इस सब में रात ढलने लगी थी। नीचे गहमा गहमी मान पड़ने लगी और सब अपने अपने कमरों में दुबक कर सोने लगे। तो वो सुस्त रवि से चलता अपने कमरे के दरवाजे तक आया। होले से इसने दरवाज़ा धकेला, वो खुलता चला गया। बाहर राहदारी तारीख थी। वो अंधेरे में खड़ा था। दरवाज़ा खुला तो रोशन कमरे से रोशनी अंदर आने लगी, यहाँ तक कि पूरा दरवाज़ा खुल गया और वो रोशनी में नहा गया। इसका पलंग ताज़ा सुर्ख गुलाबों की पत्तियों से सजाया गया था। पलंग के ऐन वस्त में घूंघट चेहरे पर गिराए वो बैठी थी। सुर्ख घूंघट के किनारे पर सुनहरी तारें लगी थीं और वो खासा नीचे तक गिरा था, इतना कि इसकी गर्दन बमुश्किल दिखाई देती थी। घुटनों के गिर्द इसने बाजों का हल्का बना रखा था। आस्तीन कोहनी तक ख़त्म हो जाती थी और आगे कलाई तक सोने की चूड़ियाँ और कंगन भरे थे। हाथों की पुष्ट पर मेहंदी के बेल बूटे बने थे। बदर की निगाह इसके सफ़ेद पैरों पर झुक गई। वहाँ भी एड़ियों तक मेहंदी के नक्श और निगार दमक रहे थे। वो बहुत हसीन थी। यकीनन वो दोनों हंसी खुशी साथ निभा कर लेंगे। इसने दिल को तसल्ली दी। और मोहब्बत का क्या है, ये तो बाद में भी हो जाती है। वो धीरे धीरे चलता पलंग के करीब आया, हाथ से फूलों की लड़ी एक तरफ की और इसके सामने बैठ गया। कैसी हो। इसने घूंघट उल्टा तो हसीन बनाव सिगार से रास्ता चेहरा सामने आया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। वो कदर झिझकते हुए बोली। मैं अच्छा हूँ ज़ोहरा। इसने इससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। उम्मीद है तुम पिछली बातों को भुला दोगी और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इसका हनाई हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर वो मकान के अंदाज में कह रहा था। और हाँ, याद आने पर इसने शेरवानी की जेब से एक डिबिया निकाली। तुम्हारी रोनमाई का तोहफ़ा। और ज़ोहरा अपना हाथ इसके हाथ में देते चौंकी। तोहफ़ा इसके लबों से फिसला। मेम साहब ने कुछ दिया था आपके लिए। वो एकदम चुप हो गई। शादी की पहली रात और रोनमाई का तोहफ़ा मिलने से भी कबल वो एकदम सारी झिझक और हया भुला कर पुराने अंदाज में बोलने पर कदरे शर्मिंदा हुई। क्या दिया था। वो तेज़ी से बोला। मालूम नहीं, सुर्ख पोटली थी, नीचे कमरे में रखी है, ले आऊँ। हाँ जाओ। वो बेचैन सा खड़ा हो गया। ज़ोहरा एक लम्हे को झिझकी, फिर पलंग से पाँव नीचे उतारे, जूती की तलाश में इधर उधर देखा, फिर ऐसे ही नंगे पाँव चलती कमरे से राहदारी में आई। पूरी हवेली खामोशी और नीम तारीकी में डूबी थी। वो दोनों अतराफ से सुरकामदार गरारा हाथों में पकड़े तेज़ी से नंगे पाँव सीढ़ियाँ उतरने लगी। बार बार जेवर की छन छन होती और चिड़ियाँ खनकती।
वो नीचे उतर कर राहदारी में तकरीबन दौड़ती हुई एक हाथ से गरारा पकड़े, दूसरा ढील होता दुपट्टा संभाले अपने कमरे में आई। बिस्तर के नीचे से चाबी निकाली और तेजी से श्रृंगार मेज का ताला खोलने लगी। चंद सानिया बाद वो बदर के रोशन कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। ये दिया था इसने सिर्फ पोटली इसकी तरह बढ़ाई जिसका मुंह सुनहरी डोरी से बंधा था। बदर ने तेजी से पोटली थामी और सुनहरी डोरी की गिरह खोली। सुर कपड़ा खुलकर हथेली पर फैल गया। इसके ऊपर एक बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था। ये हीरा है। जोरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जगमग हीरे को देख रही थी और इतने चमकदार था। इसने ऐसी निगाहों को खीरा कर देने वाली रोशनी फूटती थी कि आंखें चुंधिया जाती थी। ये कब दिया था इसने? कुछ देर बाद वो बोला तो आवाज़ कँपा रही थी। 3 रोज़ पहले चाची ने आपके सामने आने से मना किया था, इसलिए नहीं दे सकी। साथ ही ये कागज़ भी दिया था। वो कह रही थी कि इन्हें अपने बाप से इधर मिलना है, शायद कल रात या परसों रात किसी जहाज़ पे। इसने मुट्ठी में दबा कागज़ देना चाहा तो बदन ने झपट कर वो कागज़ पकड़ा और खोलकर पढ़ा। इस पर एक जहाज़ का नाम और जगह का पता लिखा था। वो तेज़ी से लरजती उंगलियों से कागज़ थामे पढ़ रहा था। जहन में दूर एक आवाज़ गूंज रही थी, वो मुझे मार देगा बदर। अगर इसे हीरा ना मिला तो मुझे मार डालेगा। इसने बेइख्तियार मखमली सुर्ख कपड़े पर पड़े हीरे को देखा। माँ मलका, बेली राजपूता की मलिका, वो तो इसके पास थी। फिर माया कार्लस को क्या देगी? तुम मुझे क्या क्या वापस करोगे बदर खासा? इसने तेज़ी से पोटली की गिरा फिर से लगाई, इसे जेब में डाला और कागज़ इसी तरह मुट्ठी में दबाकर बाहर की तरफ लपका। मैं जल्द आऊँगा, फिक्र ना करना। बस एक फ़िक्रा इसके लिए छोड़कर वो बाहर निकल गया और वो पलंग के पाए के साथ बैठी चली गई। वो महारानी फिर से दोनों के दरमियान आ गई थी। अगर इसे इल्म होता कि बदर इसका तोहफ़ा देखकर यूँ दीवाना वार बाहर भागेगा तो इसे कभी वो तोहफ़ा ना देती। क्यों कर दिया इसने ऐसा? वो घुटनों पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगी। इसे मालूम था अब इसे बहुत से दिन और रात इंतज़ार करना होगा और तब भी शायद हमेशा का सुकून इसे ना मिले। वो जो समझती थी कि शादी करके बदर इसका हो जाएगा और वो इसे बांध दे लेगी, इस पे आज इदराक हुआ था कि ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपना कब बनाया जा सकता है। इसकी बुलंद बुलंद होती हिचकियाँ रोशन कमरे में लगी फूलों की सेज से टकरा रही थी।